सो आज का जो हमारा टॉपिक है आ, वो बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक्स से है। ठीक है। इकोनॉमिक्स के हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स ले चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपसे जो डिस्कशन हुई थी वो डिमांड थ्योरी को लेके हुई थी। ठीक है। एंड हमने वहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस को डिस्कस किया था एंड डिफरेंस कर्व को हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सो गाइज एक बात को ध्यान रखना कि जो अब सेक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है, द सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ एनटीए। चाहे एनटीए का हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, थ्योरी और प्रोडक्शन एक बहुत स्पेशल एरिया कंसिडर किया जाता है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है। एंड उसके बाद में देखिए ये 2 स्लाइड्स हैं। एक्चुअली में क्या था कि मैं एक स्लाइड्स में दोनों को मर्ज नहीं कर सका, इससे 2 स्लाइड्स हैं। ये है और एक और होगा यहाँ पे साथ में इकोनॉमिक रीजन और प्रोडक्शन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है, हमने अब तक जो भी स्टडी किया वो हमने किया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर के, कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर हमने डिस्कस किया था। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसके बाद में आपकी प्रोडक्शन हो जाएगी, देन उसके बाद में आपका कॉस्ट एनालिसिस वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद में हम जो डिस्कस करेंगे वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट में आपकी परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड उसके अदर वेराइटीज़। एंड लास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस स्कीमिंग एंड ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू प्राइस। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये जो है वो लेक्चर 4 है आपका। ठीक है। गिव मी अ टाइम प्लीज़। आई थिंक दिस इज लेक्चर 4। ओके। चलिए, वाई दिस इज नॉट थिक। लेक्चर 4। ठीक है। इकोनॉमिक्स। तो अब देखो फेवरेट एरिया क्यों है वो समझिए। देखो मेरे को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक को, समझो। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। देखिए बेटा, प्रोडक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मैं प्रोडक्शन को सिंपली डिफाइन करूँ तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। ठीक है। जो भी आपके पास में इनपुट्स थे उनको आपने किस में तब्दील कर दिया, आउटपुट्स में कर दिया जी। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि इनपुट्स को ट्रांसफॉर्मेशन की गई होगी आउटपुट में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का भी यूज़ किया गया होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं आपके पास में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर, यही चीज़ें होती हैं। बट फॉर द सेक ऑफ आर इजीनेस, हमारे इजीनेस को बरकरार रखते हुए हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर लेकर चलेंगे, एक होगा हमारे पास में लेबर और एक होगा हमारे पास में कैपिटल। और यहाँ पे जो डिस्कशन होगी वो होगी शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर बेटा लेबर आपके लिए मोबिल है, मतलब लेबर को आप चेंज कर सकते हो, कैपिटल को आप चेंज नहीं कर सकते। एंड लॉन्ग रन में आपके पास में जो दोनों फैक्टर्स हैं वो क्या हैं आपके लिए, मोबिल हो जाएंगे, मतलब उनको आप जैसे चाहो वैसे, वेरिएबल फैक्टर बन जाएंगे, उनको आप जैसे मर्जी चाहो वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अब प्रोडक्शन का बेसिकली मतलब मैंने आपको बता दिया, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। ठीक है। इनपुट्स को किस में बदल दिया, आउटपुट में, ड्यू विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ सब लाइक गिवन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो प्रोडक्शन को अगर डिफाइन करें तो प्रोडक्शन का बेसिकली मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट्स। इनपुट्स को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, आउटपुट के अंदर। ठीक है। तो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हैं यहाँ पे। द वर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, इट इज रेदर क्रिएशन ऑफ वैल्यू जी। देखो सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर देना ही सब कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन तब मानी जाती है जब उसके अंदर आप कुछ वैल्यू ऐड करते हो। इफ़ यू हैवेंट एडेड सम वैल्यू टू योर प्रोडक्ट देन इट यू विल नॉट कॉल इट अ प्रोडक्शन। अब बात ध्यान रखो, एक चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करी लेकिन उसकी मार्केट के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको कोई ख़रीदता ही नहीं है, या फिर वो किसी के यूज़ की ही नहीं है, तो उस समय वो प्रोडक्शन नहीं कहलाएगी फिर आपकी। हम जीडीपी कैलकुलेट करें, देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया गया, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। ठीक है। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है, जो भी टोटल प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर हुई है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, यही तो मतलब है इस चीज़ का। या मैं जीडीपी कह लूँ या मैं इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कह लूँ, बात तो एक ही है। ठीक है। ठीक है। इतनी चीज़ तो समझ आ गई।
ठीक है, तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ उसको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ एट द क्रिएशन ऑफ वैल्यू, कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज क्रिएट हो रही है। ठीक है, देयरफॉर प्रोडक्शन के अंदर आपकी सर्विसेज भी आ जाएंगी बेटा, जिसको हम जैसे ट्रांसपोर्टेशन आ गई, फाइनेंसिंग आ गई, मार्केटिंग आ गई, ये भी सब प्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन, अब देखो मतलब क्या, प्रोडक्शन इज नॉट जस्ट कन्फाइंड, नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो सर्विसेज है वो भी बेटा प्रोडक्शन का ही पार्ट है आपका। प्रोडक्शन को सिर्फ ये मत ध्यान रखना कि हाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली वो हमारी प्रोडक्शन, नहीं। प्रोडक्शन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब सर्विसेज सेक्टर में आप जा सकते हो, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते हो, इट्स जस्ट अ प्रोडक्शन। ठीक है, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड फॉर्मल फ्रेमवर्क टू मैनेजर्स ऑफ द फर्म इन डिसाइडिंग हाउ टू कंबाइन। देखो अब हम पढ़ते क्यों है, ठीक है, खासकर देखो कॉमर्स वाले स्टूडेंट एंड इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी तो इकोनॉमिक्स तो इतना कोई स्टडी नहीं करता, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह वगैरह तो नहीं करते। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड फॉर्मल फ्रेमवर्क। देखिए जब आप किसी कंपनी के अंदर सीईओ, एमडी, मैनेजर वगैरह की पोस्ट पे आप लग जाएंगे, ठीक है, तो आपका देखो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फोकस होगा वो क्या होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, यही मकसद होगा। ठीक है, यही मोटो होता है हर किसी का, यही मोटो होता है किसी फर्म में आप जाओगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर एंट्री करते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट या मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, वन एंड द सेम थिंग बट डिफरेंट मैटर में बात, डिफरेंट वे में बात की गई है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, बात तो एक ही है, आउटपुट मैक्सिमाइज कर लो या मिनिमाइज कॉस्ट कर लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मैनेजर्स को क्या हेल्प करती है प्रोडक्शन थ्योरी, हेल्प करती है कि हम किस तरीके से वेरियस इनपुट्स को कंबाइन करें, जो हमारे पास में वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं उनको हम किस तरीके से कंबाइन करें कि उनको सबसे अच्छे मतलब एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर आउटपुट और प्रोडक्ट और सर्विसेज, कुछ भी चीज़। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं देखो प्रोडक्शन को डिफाइन करूँ, बेटा देखो अगर मैं प्रोडक्शन को डिफाइन करूँ तो मेरा वे अलग है प्रोडक्शन को डिफाइन करने का। मैं टू वे डेफिनेशन देता हूँ आपको, टू वे डेफिनेशन सुनना ध्यान से। ठीक है, प्रोडक्शन इज अ रिलेशन, या देखो मैं प्रोडक्शन फंक्शन की डिफाइन करता हूँ, वहीं पर डिफाइन करूँगा प्रोडक्शन फंक्शन को। ठीक है, वहीं पर डिफाइन करूँगा तब आपको समझ ज़्यादा आएगा। देखिए अब बात आती है प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कहा था डिमांड, डिमांड फंक्शन में हमने क्या बात करी थी कि जो डिमांड होती है किसी गुड्स की वो फंक्शन होती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मतलब डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्राइस एक्स का कितना है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस कितना है, एक कंज्यूमर की इनकम कितनी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं, एक्सपेक्टेशंस कैसा है, एंड फर्दर 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 एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें हो सकती थी। इसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन भी होता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या डिसाइड करता है, प्रोडक्शन फंक्शन डिसाइड करता है कि क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो सकती है। क्वांटिटी इज अ फंक्शन, एक्स की क्वांटिटी जो है वो फंक्शन है किस चीज़ का, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ए बी सी डी डॉट 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 डॉट, पता नहीं कितने सारे होंगे, हमें तो आइडिया भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे हमारे पास में। ये क्या है, ये है हमारे पास में इनपुट्स, ये क्या है, ये है हमारे पास में इनपुट्स, और ये क्या है, ये हमारे पास में क्या है, आउटपुट। यही तो है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ फर्म, इसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, वी सेट द प्रोडक्शन फंक्शन। इसको छोड़ दो, मैंने ऐड किया था बट कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। सिंस प्रोडक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट्स, इसको आप ये भी कह सकते हो। देयरफॉर आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। देखो यहाँ पे ना लाइन, ये डॉट नहीं है यहाँ पे, ये कंटिन्यूशन के अंदर है। सिंस द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट, देयरफॉर आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। आउटपुट किसका फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन है। फंक्शनल रिलेशनशिप आप कैसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, क्वांटिटी मतलब आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स। अब देखो डिफाइन करना हो इसको, अब क्या करना हो, डिफाइन करना हो। देखो डिफाइन कैसे करेंगे, आई नीड सम स्पेस हियर, इफ आई थिंक आई हैव टू इरेज दैट पार्ट। ठीक है, चलिए अब सुनो, देखो डेफिनेशन सुनना जी इस चीज़ की, बढ़िया डेफिनेशन है। आपने सिर्फ एक डेफिनेशन सुनी होगी, दो सुनाऊंगा आज आपको। पहले डेफिनेशन, प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन दे रहा हूं, इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप, ध्यान रखना वर्ड्स को, इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन
इनपुट्स एंड आउटपुट। ये तो हो गई एक डेफिनेशन। इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, और डेफिनेशन सुनो। इट shows the maximum amount of input. It shows the maximum amount of input. Sorry, it shows the maximum amount of output for a given level of input. For a given level of input. कि आप क्या मैक्सिमम बना सकते हो किसी आउटपुट का अगर मैं आपको ये इनपुट दे दूं तो। ठीक है, ठीक है, एक डेफिनेशन और सुन लो। ठीक है, एक डेफिनेशन और सुन लो, मैं उसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, इट शोज द मिनिमम अमाउंट ऑफ, इट शोज द मिनिमम अमाउंट ऑफ inputs required to produce a given level of output. A given level of output. देखो यही डेफिनेशन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, आपको बनानी पड़ती है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक डेफिनेशन देते हैं, जिस भी बुक में आप जाओगे सिर्फ एक डेफिनेशन मिलेगी आपको। कौन सी? ये वाली। इट इज़ अ टेक्निकल, यही 11-12 से ये चलती आ रही है। ठीक है, आप किसी भी इंडियन राइटर्स की बुक देखोगे तो वो यही बोलेंगे। ठीक है, बट फिर भी ध्यान रखो कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है। कभी आपसे कोई पूछ ले कि इसको किसी और वे में डिफाइन करो। मैंने आपको कहा भी था, ठीक है, कि यू आर माई स्टूडेंट्स एंड आई वॉन्ट यू टू बी द यूनिक। ठीक है, आप दूसरों से ज़्यादा सीख के जाओ। ठीक है, एग्जाम में आए नहीं आए वो मैटर नहीं करता, बट आप दूसरों से ज़्यादा सीख के जाओगे। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि डिफाइन अ प्रोडक्शन फंक्शन, you will definitely say it is a technical relationship between inputs and output. No, define it some other manner. अगर मैं आपसे पूछूं define it in some other manner, so आप क्या कहोगे? It is the maximum amount of output for a given level of input. अगर आप मेरे को इतने इनपुट दे देते हो तो मैं इससे कितना मैक्सिमम बना सकूंगा, वो है मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। या अगर मेरे को आप क्वांटिटी बता देते हो कि इतनी क्वांटिटी मेरे को बनानी है तो इसके लिए मैं कितनी मिनिमम आपके लिए इनपुट बताऊं, तो ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, यू आर यूनिक एंड यू हैव टू बी यूनिक। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए हम बातें करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल फैक्टर, और जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 और मोर वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन फंक्शन वन वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है, अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो किसकी बातें कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं किसकी, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको पता है बेटा कि आप एकदम से क्या है, आप जो है वो अपने सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक ही फैक्टर को वेरिएबल कर सकते हो, मतलब एक ही फैक्टर को चेंज कर सकते हो, एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैव टू बी केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 फैक्टर्स तो हमने माने ही हैं, एक है लैंड और एक है कैपिटल। Here the quantities of some inputs are kept constant and quantity of only one input varies. जो हमारे पास में अदर फैक्टर्स है उनको हम कांस्टेंट रखेंगे, और सिर्फ कितने फैक्टर वेरिएबल होंगे, एक फैक्टर वेरिएबल होगा। कितने फैक्टर वेरिएबल होंगे, ओनली वन फैक्टर वेरिएबल होगा, जो कि हम क्या मान के चलेंगे, लैंड क्या रहो, लेबर। ठीक है, 2 फैक्टर्स हमने कौन कौन से लिए हैं, एक है लेबर और एक है कैपिटल। ठीक है, C इज नॉट कैपिटल, K इज कैपिटल। ठीक है, the production function is the name given to the relationship between the rate of inputs of the productive services and the rate of output of the products. It's an economic summary of technological knowledge. छोड़ दीजिए, इतनी वास्ट डेफिनेशन आपकी जरूरी नहीं है, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया वही इसका मतलब है। इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। ये बेसिकली यही दिखाता है। देखो यहाँ पे क्या बात आ गई, प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम अमाउंट्स ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, ये मैंने जब डिफाइन किया था, मैंने प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोडक्टिव की मैंने बात की थी, प्रोडक्टिविटी की मैंने बात की थी। ठीक है, तो मेरे को जब उस समय डेफिनेशन याद आई तो मैंने ये डेफिनेशन वहाँ पे लोड कर दी थी, बट आपको सिंपली लैंग्वेज में बताने के लिए मैंने ये बताया, मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट्स और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए जी वहाँ पे। ठीक है, चलिए
तो अब जब बात आती है, हेयर वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन इन वन वैल्यू फैक्टर। हम कितने की बात कर रहे हैं, वन वैल्यू की बात करें। दिस इज शॉर्ट टर्म कंसेप्ट, बात पहले ऊपर मैंने डिस्कस भी कर दी, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है आपका, ठीक है। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी स्लाइड शुरू होती है तो उससे पहले कहीं ना कहीं मैं आपको पूरी स्लाइड्स के बारे में वहीं डिस्कस करता हूँ ऊपर ही, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर क्या बताना है क्या नहीं बताना, ठीक है। चलिए अब देखिए शॉर्ट टर्म का प्रोडक्शन फंक्शन दिखता कैसा है। तो शॉर्ट टर्म का प्रोडक्शन फंक्शन दिखता है कुछ ऐसा, क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, where labor is the variable factor and k is the capital which is kept as constant, so it must be a fixed factor, ठीक है। तो L तो है आपके पास में लेबर और K है आपके पास में कैपिटल, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इसके ऊपर क्या लग गया, बार। बार स्टैंड इन इकोनॉमिक्स, बार स्टैंड फॉर समथिंग विच इज केप्ट कांस्टेंट। बार का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर बार लग जाए तो इसका मतलब है आप स्थिर रहेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, ठीक है। हेयर कैपिटल इज केप्ट कांस्टेंट। चलिए अब देखिए बेटा, एक सबसे आपका सबसे फेवरेट फंक्शन है आपके लिए, ठीक है। बहुत बार आपके एग्जाम्स में कॉब डॉगलस फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड कॉब डॉगलस फंक्शन से इस बार भी इकोनॉमिक्स के अगर एग्ज़ाम में बात करूं, मैंने आपका एग्ज़ाम तो एनालाइज नहीं किया इस साल वाला, ठीक है, बट अगर मैं इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं इस साल एनालाइज करूं, तो सिर्फ इस कॉब डॉगलस फंक्शन के बेसिस पे, इस कॉब डॉगलस फंक्शन के बेसिस पे उसने 4 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, 4 क्वेश्चंस, एंड दे आर इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछे थे सिर्फ किसके बेसिस पे, कॉब डॉगलस फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। सो इट मस्ट बी एन इंपॉर्टेंट एरिया, ध्यान रखना बेटा। फेवरेट फंक्शन है जी कॉब डॉगलस, ठीक है। क्या क्या होता है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। नेम है किसी ने दिया है बेटा, उसका नाम है कॉब डॉगलस, ठीक है। 2 जनों का नाम था, एक का नाम कॉब, एक का नाम डॉगलस, ठीक है। तो कॉब डॉगलस फंक्शन दिखता कैसा है बेटा, देखो कॉब डॉगलस फंक्शन दिखता ऐसा है। क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। देखिए बेटा ये तो ना एक टेक्निकल फॉर्म है, ठीक है, ये एक टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखो आप क्या कहते हो, आप ऐसे कहते हो ना बेटा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। लेकिन सारे ऐसे नहीं, फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। आप इसको कैसे लिख सकते हो, y इज 2x स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। आप कैसे लिख सकते हो, y इज 4x क्यूब प्लस में 9, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे काफ़ी सारी इक्वेशंस बनती है आपके पास में। तो सिमिलरली ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है ना इसकी तरह, जब इसको हम कुछ अलग फॉर्म में देखेंगे तो इसको हम ऐसी फॉर्म में देख सकते हैं। अभी भी तो यहाँ पे क्या है, लेबर है और क्या है हमारे पास में, कैपिटल है, ठीक है। तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड अ कैपिटल, ठीक है। एंड ए का मतलब है बेटा टेक्निकल चेंज, ए का मतलब है टेक्निकल कोफिशिएंट, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू टेक्निकल कोफिशिएंट है आपका, टेक्निकल कोफिशिएंट है जी आपका, ठीक है, टेक्निकल कोफिशिएंट है आपका। एंड इसको आप अल्फा या बीटा भी कह सकते हो, ए और बी भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब से बताऊंगा, देखो ए और बी का, ए और बी अभी हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। जब आऊँगा आगे तब इनका मतलब भी आपसे डिस्कस करूँगा कि ए और बी होते क्या हैं अभी आपके, ठीक है। स्लाइड्स में सब कुछ ऐड है, ठीक है। चलिए अब बात सुनना, देखो 3 प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास में। एक होता है बेटा टोटल प्रोडक्ट, मतलब कितना आपने टोटल बनाया आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट, और फिर आता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, द चेंज इन आउटपुट, इसको अगर मैं कहूं चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर वेरिएबल फैक्टर की एक यूनिट में चेंज आता है, वेरिएबल फैक्टर क्या है हमारे पास, डेल्टा एल। अगर वेरिएबल फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है, 1 का, तो उससे क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, ये क्या बताता है, इसको हम कहते हैं बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। लेबर में चेंज आने से, लेबर की क्वांटिटी में चेंज आने से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, लेबर की क्वांटिटी में चेंज आने से, अगर लेबर को मैं बदल रहा हूं, लेबर की कितनी यूनिट बदल रही है, 1। अगर लेबर की 1 यूनिट बदल रही है तो उससे क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, मान लीजिए 5 आता है, तो एमपीएल कितना हो गया, 5/1 मीन्स 5। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का पर यूनिट आउटपुट कितना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है।
चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो बातें आती है, देखो मेरे को रिलेशनशिप बतानी है, मेरे को रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी पहले यहाँ पे आपको, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। आई थिंक गाइस कुछ ना स्लाइड्स जो है वो अप डाउन हो गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो मैं जो पहले डिस्कस करना है मुझे वो करना है आपके साथ में, वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्शन डिस्कस करना है ना, ठीक है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बुक्स में हमें दे रखा है, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब बात सुनो, देखो बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पहली चीज़ तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है जी आपका किसका, शॉर्ट रन का। किसका कंसेप्ट है आपका, इट्स अ शॉर्ट रन कंसेप्ट, शॉर्ट रन कंसेप्ट, ठीक है। तो अब बात समझिएगा कि बातें होती क्या है। देखिए बेटा, ये कहता है कि जब an increase in some input relative to other fixed input will in a given state of technology, ठीक है, ये will नहीं है, input with a given level of technology है ये, ठीक है, with a given level of technology causes output to increase. After a point the extra output resulting from the additional unit of extra inputs will become less and less। देखिए बात सोचिए उस चीज़ की, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे समझिए, देखिए, ठीक है। an increase in variable factor, an increase in variable factor keeping other factors as fixed, other factors as fixed, output will increase, output will increase at decreasing, sorry, output will increase at increasing rate, then increases at decreasing rate, reaches maximum and starts falling। देखिए ये बताऊँ, इसलिए डेफिनेशन ऐसी यहाँ इतनी ज़्यादा आई है क्योंकि मैंने थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड बुक्स का यूज़ किया था नोट्स बनाते समय आपका, ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़ी सी टेक्निकल, उसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। देखो उसका मतलब भी यही है कहने का, ठीक है, कि अगर आप अपने इनपुट्स को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, लेकिन आपके रिलेटिव टू, देखो रिलेटिव का मतलब हो गया कि जो दूसरे इनपुट्स है वो अभी भी क्या है, फिक्स है जी आपके, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी आपके पास फिक्स है, तो इससे आपका जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज़ तो करेगा। देखिए आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट द एक्स्ट्रा आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इनपुट, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, जिसके बाद में जो आपका आउटपुट इंक्रीज़ करेगा ना, इनपुट्स के इंक्रीज़ होने से जो आपका एक्स्ट्रा आउटपुट जो आएगा, किसकी वजह से, एडिशनल एक्स्ट्रा इनपुट्स की वजह से, वो क्या होगा, लेस एंड लेस। मैंने भी तो यही कहा है कि पहले जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज़ करेगा किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, देन इंक्रीज़ करेगा किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, फाइनली कहाँ पहुँचेगा, मैक्सिमम, एंड देन क्या करेगा, स्टार्ट्स फॉलिंग। यही चीज़ है, यही चीज़ है, सेम ही चीज़ उसने कही है, सेम ही चीज़ मैंने कही है, ठीक है। अब एजम्पशंस क्या क्या हैं लॉ की, देखिए एजम्पशंस जो हैं कानून की वो क्या कहती है वो बात सुन लो। देखो लॉ के एजम्पशन मतलब ये जो लॉ प्रोपोर्शन उसके एजम्पशन, नॉट कानून के एजम्पशन, ठीक है। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ गिवन, देखो टेक्नोलॉजी जो है वो अनचेंज रहेगी, एक ही फैक्टर वेरिएबल है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइंग फैक्टर इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, देखो आप चाहो तो देखो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन में ही जाना पड़ेगा। वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, देखो आपके पास में जो कैपिटल है बेटा वो तो फिक्स हो चुकी है, मान लीजिए कैपिटल मेरे पास में 5 है, 5 फिक्स हो चुकी है बेटा, शॉर्ट टर्म में तो मैं चेंज नहीं कर सकता जिस चीज़ को, कितनी कभी नहीं कर सकता। लेबर को आप बढ़ाते रहिए, 1 2 3 4 5, रेशियो चेंज हो रहा है ना, रेशियो चेंज हो रहा है ना लेबर और कैपिटल का। पहले क्या था 1:5, फिर क्या था 2:5, फिर क्या था 3:5, फिर क्या था 4:5, फिर क्या है 5:5, ऐसा रेशियो हो रहा है। तो इसी को कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइंग फैक्टर इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आपकी कि आप इनको वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा जी 3 स्टेज है यहाँ पे आपके पास में। स्टेज वन है आपकी यहाँ से ओ से लेके एफ तक, ओ से लेके एफ तक, ये स्टेज 1 है। देन आपकी जो स्टेज है वो है एफ से लेके एच तक, ये आपकी सेकंड स्टेज है। देन आपकी थर्ड स्टेज है जी बियॉन्ड इसके, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, अब समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए
जो बेटा अब आपकी फर्स्ट स्टेज का देखो रिलेशनशिप आती है एग्जाम्स के अंदर, रिलेशनशिप आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बात सुनो, देखो जो फर्स्ट स्टेज हुई वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं देखो सिर्फ टीपी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टीपी की बात कर रहा हूँ, ओ से लेके एफ तक, ओ से लेके एफ तक, ठीक है। टीपी इंक्रीज हो रहा था विद इंक्रीजिंग रेट, किस रेट से जी, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड सेकंड देखो इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट मैंने आपको बताया भी था बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल्स बना के देख लिया करो यार, ये ट्राइंगल्स बड़े बड़े हो रहे हैं ना, तो ये इंक्रीजिंग रेट है। यहाँ पे देखोगे ये ट्राइंगल छोटे छोटे होते जाएंगे जी आपके ये, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग रेट हो रहा है, ठीक है। पहले टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। फिर टीपी सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इंक्रीज तो करेगा लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम, और कहाँ पहुँच जाएगा, एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम, अपने मैक्स पे पहुंच जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेज में टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी गिरना शुरू हो जाएगा। अब बात सुनिएगा टीपी का मतलब, टीपी देखिए बेटा, टीपी जो होता है, अब देखो इसी का जो कंसेप्ट आएगा वो किसका निकल के आएगा, एमपी, ठीक है, एमपी। अब बात सुनो, देखो एमपी का मतलब क्या होता है, देखो बेटा एमपी आपने क्या कहा, एमपी को आपने क्या कहा, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन लेबर, यही आपने कहा था। क्या मैं इसको कहना चाहूँ तो क्वांटिटी का मतलब टोटल आउटपुट नहीं होता क्या, टोटल प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना, इसको डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल कह सकता हूँ ना इस चीज़ को। तो बेटा इसका मतलब क्या है, जो टोटल प्रोडक्ट की जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल, ध्यान रखना जी। टोटल प्रोडक्ट की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होती है। स्लोप ऑफ अ टीपी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात सुनो, मैंने हमें पहले क्या कहा, इंक्रीजिंग, ये बेटा जो रेट है ना, ये जो रेट है ना, यही आपको क्या दिखा रहा है, ये जो रेट है ना वही आपको क्या दिखा रहा है, यही दिखा रहा है आपको क्या, एमपी। ये जो रेट है ना ये एमपी दिखा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, एमपी। ये जो रेट है ना ये क्या दिखा रहा है आपको, एमपी दिखा रहा है जी, ठीक है। जिस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ही तो है ये आपका, ठीक है। तो पहले क्या रेट था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो इंक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एमपी को क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज हो गया जी। जब तक फर्स्ट स्टेज आएगी तब तक वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ तक क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, यहाँ तक इंक्रीज कर गया, कहाँ से लेके, ओ से लेके डी तक, ओ से लेके डी तक, ठीक है, ओ से लेके डी तक क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। देन उसके बाद देखोगे सेकेंड स्टेज में जैसे ही आप आओगे, तो एमपी क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जिस रेट से बढ़ रहा है वो डिक्रीजिंग है, तो एमपी भी क्या करेगा, डिक्रीज होगा। तो एमपी क्या करेगा, डिक्रीज हो गया, एमपी क्या करेगा, डिक्रीज हो गया, ठीक है। और जब ये अपने मैक्सिमम पे होगा बेटा, मैक्सिमम पे होगा, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं, देखो याद करो अपनी, अगर याद ही करना है तो 11th क्लास सॉरी 12th क्लास का जो मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम हुआ करती थी, 12th क्लास की जो मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम हुआ करती थी, वहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप जीरो लिखा करते थे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, टीपी की स्लोप, इसका अगर मैं बात करूँ टीपी की स्लोप ही तो होगी। तो जब टीपी की स्लोप क्या है, एमपी, ठीक है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो एमपी निकल रहा है, तो एमपी किसके इक्वल होना चाहिए, मैक्सिमम होने के लिए, इसको जीरो, ठीक है। बस ध्यान रखो इस चीज़ का कि जब टीपी अपने मैक्सिमम पे होगा तो एमपी कहाँ होगा, जीरो पे होगा जी। और जब टीपी डिक्रीज हो रहा होगा तो एमपी कहाँ हो गया होगा, नेगेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके ना आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा, इसी को रिलेशनशिप बता दूंगा मैं आपको, अगर मेरे पे यहाँ पे स्पेस मेरे को शायद मिल जाए कहीं पे, मेरे को स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता देता यार, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, आई नीड सम स्पेस। चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ गाइज, आई एम सॉरी, मैंने एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए थी लेकिन मैंने वो स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड नहीं करी, आई एम सॉरी गाइज, ठीक है, प्लीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ मैं आपको, एम पी इज़ अ स्लोप ऑफ टी पी, एम पी किसकी स्लोप है जी, टी पी की। पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज स्लोप ऑफ टी पी, इट इज़ एम पी, ठीक है। अब रिलेशनशिप सुनो, रिलेशनशिप देखना बेटा अब यहाँ पे आप, ठीक है। व्हेन देखो रिलेशनशिप किस किस के बीच में, एक है जी टीपी वर्सेस, यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा ये होगा आपका टीपी वर्सेस एमपी, और यहाँ पे होगा बेटा आपका एमपी वर्सेस एपी। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेस, एमपी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, ठीक है। इन चीज़ों से देखो सिंबल से याद रखना चालू करो,
व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एमपी फॉल्स, ठीक है। व्हेन टीपी इज एट मैक्सिमम, इज एट मैक्स, एमपी इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना यार, ठीक है। गाइस देखो, आपका तरीका यही होना चाहिए कि आप ये नोट्स अपने पास में रखो एंड देन उसके बाद में वीडियो को एनालाइज करना जी, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो चल रही है तो आपको नोट्स बनाने में भी ईजीनेस होगी वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है देखो एमपी वर्सेस एपी की। एमपी वर्सेस एपी, देखिए मैंने जो डायग्राम बताया आपको बेटा वो कुछ ऐसा है। देखो डायग्राम बनाना सीखो यार, चीज़ें अब बड़े हो गए हो आप, ठीक है। डायग्राम बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है। ये डायग्राम ये पहले देखो ऐसे बनाओ, ये एमपी को बनाओ, ये एमपी आ गया जी यहाँ तक, ये एमपी हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में बेटा यहाँ से निकालो एपी को नीचे से, ठीक है। मैं दूसरा पेन हाईलाइट लेके चल रहा हूँ, यहाँ से लो यहाँ तक पहुँचाओ, इसको यहाँ तक पहुँचाओ, ठीक है। ये मैक्सिमम आएगा, देन उसके बाद में डिक्रीज़ करो। ध्यान रखना नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा टीपी कभी नेगेटिव नहीं था, ठीक है। टीपी कभी नेगेटिव नहीं था, इसलिए एपी भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब रिलेशनशिप सुनो, ठीक है। रिलेशनशिप सुनो, देखो व्हेन एपी इज इंक्रीजिंग, व्हेन एपी इंक्रीजेस, देखिए जब तक एपी इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तब तक एमपी एपी से कहाँ था? ऊपर था जी। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। जब एपी इंक्रीज कर रहा था तो एमपी एपी से कहाँ था? ऊपर था। चलिए दूसरी चीज़, व्हेन एपी इज एट मैक्सिमम, व्हेन एपी इज एट मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू एपी। जब एपी अपने मैक्सिमम पे था तो एमपी और एपी की वैल्यू क्या थी जी? इक्वल थी। क्लियर इतनी चीज़? चलिए when AP starts falling, when AP starts falling, MP become less than AP, MP छोटा हो गया है बेटा किससे? AP से, क्योंकि वो नीचे आ गया, ठीक है। AP is always positive, AP is always positive, but MP can be negative, बट MP कैन बी नेगेटिव, MP नेगेटिव हो सकता है जी, ठीक है। अब मेरे से आपका क्वेश्चन देखिए, मेरे फेवरेट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये है, हु इज फॉलिंग फास्टर, AP और MP, या किस में चेंज ज़्यादा आ रहा है बेटा? MP में चेंज ज़्यादा आ रहा है AP में, ठीक है। देखो बात सुनो, एक बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, एंड आई वांट यू टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना उस चीज़ का, और नहीं आए तो प्लीज़ बेटा जब भी इस लेक्चर को लो ना, तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप जो है हमने बना रखा है, ठीक है, उसमें यार क्वेश्चन को ना बताऊँ, बता ज़रूर देना कि सर आपको ये वाला आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन आपसे ये है, कैन कैन can AP increases, can AP increases when MP is falling? क्या MP के फॉल करने पर AP इंक्रीज कर सकता है? क्या MP के फॉल करने पर AP इंक्रीज कर सकता है? सिर्फ आपका क्वेश्चन ये है, आइदर यस और नो, एंड यस और नो का जवाब अभी आप दोगे तो बेटा फिर मेरे को आप इसका अगला क्वेश्चन और भी जवाब देना, हु इज़ मच फास्टर, हु इज़, या मैं यहाँ पे सिंपल सी बात, मच फास्टर भी छोड़ो, हु इज़ फास्टर, हु इज़ फास्टर, हु इज़ फास्टर, बस ये मेरे को क्वेश्चन जरूर देना। देखो कमेंट सेक्शन में आपसे 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है।
ध्यान, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि देखो बेटा, क्या एमपी के फॉल होने पर एपी इंक्रीज कर सकता है? क्या एमपी के फॉल होने पर एपी इंक्रीज कर सकता है? एंड दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने वो जवाब दे दिया तो इसका मतलब है आप ये भी बता दोगे कि हु इज़ फास्टर। ठीक है, हु इज़ फास्टर, हु इज़ फास्टर का मतलब है किस में चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, एमपी में चेंज जल्दी आ रहा है या एपी में? ठीक है, ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देना इस चीज़ का। चलिए, ठीक है, अब मैं जो आपसे डिस्कस करना है, देखो ये चीज़ आपकी हो गई। अब इस वाले डायग्राम को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नीचे हमने डिस्कस कर लिया इस चीज़ को। ठीक है, अब बात सुनिएगा, ठीक है, कि अब जो हमें डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करते हैं, कुछ हमारे न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बात आती है, देखो आउटपुट इलास्टिसिटी की। आउटपुट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, आउटपुट इलास्टिसिटी जब आपने पढ़ा था, तो जब आपने स्टडी की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो आपने वहाँ पे क्या कहा था? इट्स अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये चीज़ कही थी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो इलास्टिसिटी अगर मेरे को लेबर की निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट निकालनी है। ठीक है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ एन इनपुट। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लेबर में कुछ परसेंटेज का चेंज आता है तो उससे होने वाला आउटपुट में कितना चेंज होगा, यही मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, तो द परसेंटेज चेंज इन आउटपुट दैट इज बॉट बाय गिवन परसेंटेज इन इनपुट। ठीक है, किसी इनपुट में अगर, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो एक इनपुट है, ठीक है, एक वेरिएबल इनपुट जो आपने यूज़ किया, उसमें चेंज आने की वजह से आपके आउटपुट में कितने परसेंटेज का चेंज आया, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट। ठीक है, कीपिंग जो आपके पास में ये अदर फैक्टर्स हैं उसको क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या हो गया? यही तो हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन में परसेंटेज चेंज इन लेबर, सॉरी, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन लेबर। यही तो मतलब है ना इस चीज़ का, यही तो मतलब है ना। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कैसे लिखते थे, इसके ऐसे लिखते थे ना कि डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल इनटू में एल अपॉन में क्यू, ऐसे तो लिखते थे। ठीक है, अब बेटा देखो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसके अंदर करोगे तो बेटा क्या इसको आप एमपीएल लिख सकते हो? क्या ये एमपीएल ही नहीं है? अच्छा, अगर मैं इसको गलत नहीं हूँ तो क्या मैं इसको देखो ऐसे लिख दूँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा ना सही कर देता हूँ, फिर सही ढंग से लिखता हूँ। देखिए, देखो अब समझने की कोशिश करो। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर को हमने क्या लिखा? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल इनटू में एल अपॉन में क्यू। अगर इसको लिखना चाहो तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको? क्यू अपॉन में एल, क्योंकि ऊपर जाके तो रेसिप्रोकल होके यही आना है। तो क्या इसको हम एम्पियर नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं ना। और क्या इसको हम एपियर नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं ना। ये एवरेज प्रोडक्ट है किसका? लेबर का। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है किसका? लेबर का। लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पेपर में पूछ ले कि इलास्टिसिटी ऑफ लेबर को कैसे डिफाइन करोगे, तो इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू इट्स एवरेज प्रोडक्ट। इट इज़ बेसिकली द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू इट्स एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास में। देखो बेटा, पेपर में क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो देखो घबराना मत उस चीज़ से। ठीक है, मैं आपको फिर भी देखो थोड़ा सा, अगर शायद आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने देखे नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि इम्पोर्टेंट होने चाहिए। ठीक है, बट फिर भी आप थोड़ा सा देखो ध्यान रखना इन चीज़ों का, मैं आपको बता के चलता हूँ। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल होते हैं वो सुनो। देखो, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया बेटा, Q इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर 0.75 एंड कैपिटल 0.25। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है इसके अंदर आपका, हाँ, तो बेटा देखो बात ध्यान सुनो, देखो पे। ठीक है, आप सबको इतना पता है, देखो सबने मैथमेटिक्स 11 12 में सबने पढ़ी है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो बेटा, एक फंक्शन होता था, अगर y की पावर x, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n होती है, ठीक है,
तो उसको जो हम dy बाई डी एक्स निकालते थे तो बेटा वो क्या होता था, n नीचे आ जाता था और x की पावर 1 कम हो जाती थी। इतनी चीज़ हुआ करती थी, इतनी चीज़ हुआ करती थी, बस इसको ध्यान रखना। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान सुनो, मेरे को इस क्वेश्चन में कहता है मेरे को क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है किसका, लेबर का। किसका निकालना है, लेबर का। चलिए देखिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा बस, और कुछ मत ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। अब बात सुनो, मेरे को क्यू क्या दे रखा है, मेरे को क्यू दे रखा है बेटा आपका L की पावर 0.75 एंड K की पावर 0.25, यही चीज़ दे रखी है, यही चीज़ दे रखी है। मेरे को मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, तो MP मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल निकालना है। इसका मतलब डेल्टा मतलब जो आप डेल्टा लगाते हो उसकी जगह डी लगाए, डी क्यू बाई डी एल निकालना है। देखिए जब आप डी क्यू बाई डी एल निकालोगे तो के क्या मानोगे, कांस्टेंट मानना, के क्या मानोगे, कांस्टेंट मानना। तो क्यू क्यू क्या था आपके पास में, एल की पावर 0.75 और के क्या, के की पावर 0.25। डी क्यू बाई जब डी एल निकालोगे तो देखो जो ये वाला कांस्टेंट वाला पार्ट उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, चलने दे सकते हैं ऐसे। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इस मैंने क्या बताया, जो ये पावर होगी वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये 0.75 नीचे आ जाएगा, 0.75 नीचे आ जाएगा। और L की पावर कितनी चली जाएगी, इससे इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे। तो 0.75 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 0.25 बचेगा, माइनस का 0.25 बचेगा। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ, सॉरी ये यहाँ पे शायद डी क्यू बाई डी एल है बेटा ये, ठीक है, डी एल, ठीक है। ये आपका क्या निकल रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ किसका निकल रहा है, लेबर का, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया 0.75, के की पावर 0.25। और जब किसी की पावर नेगेटिव होती है उसको नीचे ले जाए तो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो ना, 0.75 के टू द पावर एल की पूरी की पावर 0.25। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है जी, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इतनी बात देखो ध्यान रखना कि यार चीज़ें ना कभी अब एग्जाम में पूछ लेते हैं, देखो पूछ सकता है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पूछ सकता। एक फंक्शन दे देगा और आपसे कह देगा कि इसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल दो लेबर का। सिमिलरली आप किसका निकाल सकते हो, कैपिटल का। सिमिलरली किसका निकाल सकते हो, कैपिटल का। तो आपको क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये है, ठीक है। फाइंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकाल लोगे तो प्लीज़ उसका जो आंसर होगा उसको बेटा आप जो भी फ़ोटो क्लिक करके उसको आप अपने टेलीग्राम, जो आपका टेलीग्राम होगा वहाँ पे आप उसको पोस्ट करिएगा, ठीक है। आपका काम इतना ही है, ठीक है। चलिए कहता है बेटा कि अगर इफ़ द फिक्स क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इन द शॉर्ट रन इक्वल 10,000, अगर कैपिटल की क्वांटिटी कितनी को 10,000, व्हाट इज द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना बेटा, जहाँ पर भी कैपिटल है ना वहाँ पे क्या लिख दो, 10,000 लिख दो, क्या लिख दो, 10,000, ठीक है। बस 10,000 लिख दिया। 10,000 की पावर कितनी करी है, 0.25, यही तो है। देखो हमें क्या बोला है, Q इज इक्वल टू, जहाँ पर भी कैपिटल रखनी है वहाँ पे क्या रख दो, 10,000 रख दो, कैपिटल की जगह 10,000 रख दो। Q इज इक्वल टू L टू पावर 0.25, 0.75, और क्या इसकी जगह क्या लिख दिया, 10,000। 10,000 की पावर कितनी है, 0.25। बेटा 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4। 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4। 10,000 की पावर 1/4, मतलब हमें जो इसका रूट नहीं निकालना है, इसके रूट का रूट निकालना है, रूट का रूट निकालना है। कुछ मत करो यार, यहाँ पे 10,000 है ना, पेयर बनाओ, 2 से काटा 5,000 बनेगा, फिर 2 से काटा कितना बनेगा, आपका बन जाएगा 2,500। फिर सीधे मैं देखो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, अब मेरे को इतना कर लो, चलो कोई बात नहीं, 2 से कर लो 1250 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कर लो कितना हो जाएगा आपका, आई थिंक यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। ये 625 हो जाएगा आपका। फिर आप 5 से करोगे तो 125 आ जाएगा। फिर आप 5 से करोगे तो आपका 25 आ जाएगा। फिर आप 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर आप 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे आपकी पावर 4 है ना, तो आप 4 के पेयर बना के चलो, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो 2 5 कितना हो गया, 2 5 10। तो इसकी जगह पर आपने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या बन गया, आपका फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, Q इज इक्वल टू L टू द पावर 0.75 इंटू में 10। बस ये आपका आंसर है, ठीक है, इट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कहता है बेटा, शो दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। देखो यार मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आपने निकाला ना, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमने निकाला अभी ऊपर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना निकला था। अब देखो शॉर्ट टर्म की बात आ गई तो हमारे पास में ये फंक्शन आ चुका है ऑलरेडी,
ये फंक्शन हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप फिर से इसको सॉल्व करोगे, इसको आप फिर से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो गया, डी क्यू बाई डी एल। तो 10 तो कांस्टेंट था, ये 0.75 नीचे आ जाएगी और एल की वैल्यू कितनी चली जाएगी, माइनस की 0.2 चली जाएगी। एल को क्या कर दोगे, नीचे रख दोगे। तो ये चीज़ आंसर आ गया। देखो 10 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 7.5 आ गया। एपीएल कैसे निकालते हैं, एपीएल कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास में क्वांटिटी हो किसे डिवाइड कर दो, लेबर से। क्वांटिटी का फंक्शन क्या है, ये रहा 10 एल 0.75 और नीचे क्या हो जाएगा एल। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो बेटा 10 नीचे देखो 1 पावर है ना, एक नीचे आएगी तो ये एल की पावर 1 माइनस में 0.75 लिख सकते हो। तो ये कितना आ गया 10 अपॉन में एल की पावर 0.25। अब देखो ये हो गया आपका एपीएल। दोनों कंपैरिजन करो, दोनों कंपैरिजन करो, दोनों कंपैरिजन करो। दोनों का बेस तो सेम ही है ना, डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, एपीएल का। तो इसका मतलब क्या है, एपीएल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, एमपीएल से। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए देखो आपको, ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर एपीएल किससे बड़ा था, एमपीएल से बड़ा था। ठीक है, अब देखो एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, मेरा फेवरेट है। देखो आपको, आपका हो चाहे नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपको फेवरेट बनाना पड़ेगा। कहता है बेटा गिवन द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, आपको क्या निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट निकालनी है। इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट निकालनी है। कुछ मत करना, देखो एग्जाम में पागलों की तरह लगे मत रहना कि एमपीएल निकाल रहे हैं, एपीएल निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। बेटा ये काम था अभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल का। ठीक है, अब आप कहाँ बैठे हुए हो, अब आप बैठे हुए एनटीए के एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे इतना टाइम नहीं आपके पास में। अगर आपसे पूछे कि इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट निकालो, मान लीजिए मैंने आपको फंक्शन दे दिया ये वाई इज, या मैंने आपको जो फंक्शन दे दिया, मैंने आपको फंक्शन दे दिया, ठीक है, क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ ए एल टू द पावर अल्फा एंड के टू द पावर बीटा। मैंने आपको फंक्शन दे दिया ये, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो आपसे पूछो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। आंख बंद करके कह देना जी अल्फा, आंख बंद करके कहना क्या, अल्फा। जो अल्फा होगा वही आपकी क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है। ठीक है, अब आपसे पूछ लो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीटा। खत्म, क्या हो जाएगी, बीटा। खत्म, खत्म, कलेश ही खत्म। ठीक है, कुछ नहीं निकालना वहाँ पे, सीधे 0.75। देखो यहाँ पे क्या है 0.75, तो आउटपुट इलास्टिसिटी अल्फा कितनी होगी 0.75, कैपिटल 0.25, आंसर ओवर, खत्म। ठीक है, उड़ा दो क्वेश्चन को। ठीक है, खत्म जी, निकालने मत बैठना यहाँ पे, दिस इज ऑल रबिश, कुछ नहीं है ये, मत करना इस चीज़ को, कहीं एग्जाम में करो, निकालना मत। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुके हो, अब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले मेहनत करके आ चुके हो। ठीक है, अब रीज़न फॉर वेरिएबल वेर, ये जो हमारे पास में हुआ इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, ठीक है, एंड तो रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, रीजंस, तो रीजंस देखो कभी कभी पूछता है एग्जाम्स के अंदर, पूछ ले तो बताते ना। देखो रीजंस फॉर इंक्रीजिंग, मतलब हमने कहा था ना शुरुआत में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे थे। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, किसी एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से हो रहा है ना, इसलिए कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। एफिशिएंसी ऑफ फिक्स फैक्टर इंक्रीजेज एज एडिशन यूनिट ऑफ वेरिएबल। देखो शुरुआत में आपके पास में एक, मान लीजिए मशीन थी बेटा, ये आपके पास में मशीन, ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है मशीन। ठीक है, शुरुआत में मशीन वेली थी बेटा, ठीक है, खाली पड़ी थी जी, किसी को कोई मतलब नहीं है मशीन पे कौन हुआ कौन नहीं हुआ, कुछ नहीं, खाली पड़ी थी, वेली है, काम कुछ करती थी, खाली बैठी है। ठीक है, शुरुआत में जब आपने लेबर लगाने शुरू किए बेटा, इसके ऊपर ये है आपके पास में लेबर, ठीक है, हमारे भाई बंधु, ठीक है, कमज़ोर इंसान है, ठीक है, ऐसे टांगे ऐसी ऐसी। ठीक है, शुरुआत में जब आपने इनके ऊपर ये चीज़ें लगानी शुरू की होगी, लेबर लगानी शुरू की होगी, तो इस मशीन का बेचारे का जो वेलापन था वो ख़त्म हुआ होगा, ये ढंग से यूज़ करने में आई होगी। ठीक है, इसका जो वेलापन था, इसका जो वेलापन था वो क्या हुआ होगा, ख़त्म हुआ होगा। तो जब वेलापन ख़त्म हुआ होगा तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, जिसकी एफिशिएंसी हुई होगी, पहले खाली पीली कुछ नहीं कर रही थी, खाली बैठी थी, खामखा फॉर्म में कलेश मचा रखा था। ठीक है, खर्चे उठ रहे थे, जब आप आओगे काम करोगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। जैसे आप क्या लगाओगे, वेरिएबल फैक्टर लगाओगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसकी भी एक हद होगी यार, इसकी भी जो दोस्ती इनके साथ में होगी वो भी एक हद तक होगी, उसके बाद में जब दोस्ती टूटेगी ना तो ये खुद ही दूर हो जाएगी। ठीक है, तो एज मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय टू वर्क विद द इंडिविजुअल फिक्स फैक्टर्स, आउटपुट इंक्रीजेज ड्यू टू द फुल यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये देखो वही बात उसने दोबारा से मैंने कही है यहाँ पे, कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को लगाते हो, ठीक है, तो जो ये इंडिविजिबल है ना, देखो बेटा इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, मशीन एक ही रहेगी, ऐसा नहीं कि बांट दोगे इस चीज़ को। इंडिविजिबल फिक्स फैक्टर है तो आउटपुट इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इसका आप फुल यूटिलाइजेशन लेना शुरू कर रहे हो, इसका फुलर यूटिलाइजेशन आपका हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी
तो जब इसका आप फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो तो आपका जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी भी खुद ही क्या होगी, एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करना शुरू होगी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो सकता है, अब डिवीजन आपने कर दिया लेबर का तो इससे भी प्रोडक्टिविटी अभी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। देखो बेटा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर होता है। ठीक है, प्रोडक्शन जो होती है वो होती है टोटल, प्रोडक्टिविटी होती है पर यूनिट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी होती है पर यूनिट। तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी अलग है बेटा। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किस रेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों मिले, डिमिनिशिंग क्यों मिले, देखिए जो ही फिक्स फैक्टर से ये स्केयर्स थे, शॉर्ट टर्म के अंदर बेटा मशीन तो आप बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, लेबर को बढ़ाते 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 मशीन जो होगी वो क्या हो जाएगी, ओवर यूटिलाइज हो जाएगी। जब ओवर यूटिलाइज हो जाएगी तो बेटा जितने भी लेबर काम कर रही थी उसके ऊपर उसको उठा उठा के फेंकेगी कि भैया जाओ जाओ जाओ, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ आपसे। तो वहाँ पे उसकी स्केयरसिटी है फिक्स फैक्टर्स की, जिसकी वजह से उसकी जो ऑप्टिमम पोर्शन था उसका आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। उसके बाद में अगर उसके ऊपर लेबर आप यूज़ लगाओगे तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाली बात नहीं है, और वो क्यों भी नहीं है, देखो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स है। ठीक है, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं बेटा, आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ चलो लेबर नहीं मिली तो कैपिटल मिल जाए, कैपिटल नहीं मिली तो लेबर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता जी। ठीक है, लेबर का काम लेबर ही करेगी और कैपिटल का काम कैपिटल ही करेगा। ठीक है, आप एक हद तक तो कर सकते हो लेकिन उसके बाद में सब्सटीट्यूट करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और नेगेटिव क्यों है बेटा, नेगेटिव यही है कि जब एक्सेसिव हो जाए बहुत ज़्यादा, आप रुक ही नहीं रहे हो, करे ही जा रहे हो करे ही जा रहे हो, उसके बाद में नेगेटिव भी हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्या कहता है, आइए सुन लेते हैं इस चीज़ की भी बात। देखिए वैसे आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं तो आई थिंक आप स्किप कर सकते हो, फिर भी पूछ लेते थे क्या कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन आपको दे रखा है, ये सपोज कीजिए क्वांटिटी ऑफ कैपिटल फिक्स है बेटा, तो आप 100 रख देना, यहाँ पे आप 100 रख देना। इफ द वेज रेट इज 20 एंड द प्राइस ऑफ आउटपुट इज 2 पर यू डिटरमाइन द ऑप्टिमल यूज ऑफ द लेबर इनपुट। ओके ठीक है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप रहने दीजिए इस चीज़ को, आप छोड़ सकते हो, देखो स्किप कर देना इस पार्ट को। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा वो, एकदम से नहीं पूछेगा, स्किप कर दीजिए इस पार्ट को। मैंने इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए ऐड किया था लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा इसी को, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब आती है प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 वेरिएबल्स। देखिए अब प्रोडक्शन फंक्शन कितने वेरिएबल के साथ में आ रही है, 2 वेरिएबल के साथ में। 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं आपके पास में, एक है लेबर और एक है कैपिटल जी। ठीक है, तो जब वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा कंसेप्ट ऑफ आइसो क्वांट एंड कंसेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखना कि जो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो हमारी कंज्यूमर थ्योरी में इनडिफरेंस कर्व हुआ करते थे ना, वो इनडिफरेंस कर्व क्या बन गए हैं, अब आइसो क्वांट बन चुके हैं। जो हमारी कंज्यूमर थ्योरी के अंदर कंज्यूमर थ्योरी में जो आईसीज हुआ करते थे वो अब क्या बन चुके हैं, वो बन चुके हैं आपके आइसो क्वांट्स। एंड जो कंज्यूमर थ्योरी में आपकी बजट लाइन हुआ करती थी ना, वो क्या बन चुकी है अब आपकी आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि कंज्यूमर थ्योरी के अंदर जो आपके इनडिफरेंस कर्व थे उनको प्रोडक्शन थ्योरी में क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं आइसो क्वांट्स। और कंज्यूमर थ्योरी में जो बजट लाइन होती है उसको हम प्रोडक्शन थ्योरी में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आइसो कॉस्ट। ठीक है, अब आइसो क्वांट क्या होते हैं, देखिए अब इनडिफरेंस कर्व से यूज़ करिए। देखिए इनडिफरेंस कर्व क्या था, इनडिफरेंस कर्व 2 गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को दिखाता था जो आपको एक कंज्यूमर को सेम लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यही चीज़ थी इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। तो अगर मैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बेटा आइसो क्वांट क्या होते हैं, ये लेबर एंड कैपिटल के ऐसे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको एक सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे। सिंपल, समझ आ गई बात। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, 2 गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को क्या दें, सेम लेवल सेटिस्फेक्शन दे। एंड आइसो क्वांट क्या होता है, 2 गुड्स लेबर एंड कैपिटल के ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए देखो आइसो क्वांट के बारे में। ठीक है, तो आइसो क्वांट क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द इक्वल प्रोडक्ट लाइन, इसको इक्वल प्रोडक्ट लाइन भी कहते हैं। रिप्रेजेंट ऑल दोज इनपुट्स कॉम्बिनेशन जो एक आपको सेम लेवल आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे। प्रॉपर्टीज़ वही है, दे आर कॉन्वेक्स। ठीक है, जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ है वो इन पे वैलिड है। इंडिफरेंस कर्व क्या कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, हायर द आइसो क्वांट हायर द लेवल सेटिस्फेक्शन या हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें आप हायर द लेवल ऑफ आउटपुट कहोगे, जैसे जैसे आपका ऊपर आप जाते रहोगे आपका लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। आइसो क्वांट पे क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप
कैपिटल को इंक्रीज करोगे तो आपको लेबर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर लेबर को इंक्रीज करोगे तो कैपिटल क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जैसे थे वहाँ पे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं हमारे पास में, बट आप इसको स्किप कर सकते हो। देखो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बेटा, आप इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। अब बात आती है बेटा आपकी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन। याद करिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता था कि आप इट इज क्या कहता है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। यही था रेशियो था कि बेटा कि वाई को कुछ यूनिट्स को पाने, एक्स की कुछ यूनिट्स को पाने के लिए आप वाई कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, वही था आपका एम आर एस। It is basically a relationship between the how many units of goods y you have been sacrificing to gain some additional unit of good x। यही चीज़ था इसका मतलब। तो यहाँ पर भी तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब भी यही है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल डेट कैन बी रिप्लेस, कितनी आप कैपिटल देने के लिए तैयार हो फॉर अ 1 यूनिट ऑफ लेबर, 1 यूनिट ऑफ लेबर के लिए, ताकि आपका लेवल ऑफ आउटपुट क्या कर सके, अनचेंज रहे। ठीक है, मतलब अगर मैं लेबर को इंक्रीज कर रहा हूँ कितने यूनिट से, 1 यूनिट से, तो आप कैपिटल कितनी कम कर सकते हो, ये है आपकी क्या, ये है आपकी क्या, डेल्टा के अपॉन में डेल्टा एल, ये है आपका क्या, एम आर एस। ये क्या है आपका एम आर एस, क्या है जी आपका एम आर एस। ठीक है, क्या है ये एम आर एस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, देखिए इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट है, अब कितना आप टेक्निकल में जाएंगे देखो मेरे को आपको बताना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, इसको हम स्लोप की भी कहते हैं, किसके, आइसोक्वेंट की। अब देखिए आप सिर्फ फार्मूला गैदर कीजिए बेटा, आप फार्मूले को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं अभी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एलेबोरेट नहीं करके बता पाऊँगा कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतनी चीज़ें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन वो आपको ध्यान रखिएगा। एक आपकी प्रोडक्ट एग्जॉस्ट थ्योरम होती है जी, ये जो इसने यहाँ पे ये जो यूज़ किया है ना बेटा, इसका ये जो छोटी सी इसने लाइन लिख दी है, इसको हम कहते हैं बेटा प्रोडक्ट एग्जॉस्ट थ्योरम। प्रोडक्ट एग्जॉस्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर आप लेबर एंड कैपिटल को उनके मार्जिनल प्रोडक्ट को आप उनके मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप पे करते हो, ठीक है, तो जो आपका आउटपुट होगा वो वैनिश हो जाएगा जी। ठीक है, इफ़ लेबर एंड कैपिटल आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट देन देयर आउटपुट विल वैनिश। ठीक है, तो आप ध्यान रखना एम आर एस जो होता है बेटा वो आपका होता है तो ये माइनस डेल्टा के अपॉन में डेल्टा एल। ठीक है, और इसी को अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान रखना उल्टा हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल है, यहाँ पे लेबर और कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो एम आर टी एस ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखिएगा, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात को, जैसे हमारे वहाँ पे क्या था, एक बात हमने कही थी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे एम आर एस क्या करता था बेटा, डिक्रीज़ करता था, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एम आर एस क्या करता है बेटा, एम आर एस इंक्रीज़ करता है। तो सिमिलर वे के अंदर यहाँ पे एम आर एस की जगह एम आर टी एस कर दीजिए जी, एम आर टी एस कर देते हैं। जैसे जैसे हम किसी आइसो पॉइंट पे नीचे की तरफ आएंगे तो एम आर टी एस डिक्रीज़ करेगा, जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एम आर टी एस क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब एक छोटी सी बात और सुनिए कि इतना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा इन चीज़ों का। ठीक है, ये फॉर्मूले को याद रखना बस। ठीक है, इतना ही आपके लिए बहुत है। अब एक कोप्रोडक्स फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, देखो कोप्रोडक्स फंक्शन क्या होता है जी। देखिए बेटा कोप्रोडक्स फंक्शन जो मैंने आपको बताया था वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन, क्वांटिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, टेक्निकल कोफिशिएंट ए, एल की पावर अल्फ़ा एंड के की पावर बीटा। देखिए बेटा अल्फ़ा और बीटा मैंने आपको बताया था, अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, ये होते हैं आपके आउटपुट वेलोसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अल्फ़ा एंड बीटा आर द आउटपुट वेलोसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेकिन अगर एक लीनियर कोप्रोडक्स फंक्शन की बात की जाए बेटा, लीनियर कोप्रोडक्स फंक्शन, तो लीनियर कोप्रोडक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो लीनियर कोप्रोडक्स फंक्शन का ऐसे लिखा जाता है कि अगर लीनियर कोप्रोडक्स फंक्शन है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ ए एल एन के। ध्यान रखना लीनियर का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस में बीटा का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा बेटा, 1 होगा। लीनियर का मतलब क्या है, अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। तो अगर अल्फा प्लस में बीटा इसके इक्वल है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एल की जगह तो अल्फा ही लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस अल्फा लिख दिया जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक लीनियर कोप्रोडक्स फंक्शन के अंदर, लीनियर कोप्रोडक्स फंक्शन के अंदर आपके जो अल्फा होता है, एल की पावर अल्फा और के की पावर 1 माइनस अल्फा, वो क्यों आया मैंने आपको बता भी दिया जी यहाँ से। ठीक है, अब एक बात सुन लो कि
कॉर्पोरस फंक्शन के अंदर सम ऑफ इलास्टिसिटी होता है बेटा, वो कितना होता है जी 1। ठीक है, कॉर्पोरस फंक्शन के अंदर शायद अगर मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में ऐड भी किया होगा तो मैंने बताया भी होगा जी यहाँ पे आपको। हाँ 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 हाँ, मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई तो है। चलिए मैं बताता हूँ फिर भी आपको, देखो सुनो। कॉर्पोरस फंक्शन के अंदर अगर सम ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, सम ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, ठीक है, सम ऑफ इलास्टिसिटी, सम ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ लीनियर कॉर्पोरस फंक्शन, ध्यान रखना लीनियर कॉर्पोरस जी, इज इक्वल टू 1। अगर इलास्टिसिटी का सम कर दोगे तो क्या आएगा बेटा 1 है। क्यों, देखो ना इसकी इलास्टिसिटी क्या है, अल्फा, इसकी इलास्टिसिटी क्या है 1 माइनस अल्फा, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, अल्फा प्लस में 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा से अल्फा कैंसिल 1। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो बेटा बात वही है, आप कितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल आप कितना अच्छा लगता है कितना नहीं लगता उसके ऊपर डिपेंड करें, देखो आपकी बातें। ठीक है, तो देखो लाइक द वेट आई थिंक सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए तो लाइक द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ अ लीनियर कॉम्प्लेक्स फंक्शन also depend upon the ratio of the factor and is independent of the absolute quantity। देखिए अगर लीनियर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, लीनियर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। लीनियर कॉम्प्लेक्स मतलब फंक्शन का मतलब जिसकी जो आउटपुट वेलोसिटी है उनका सम कितना है 1 है। ठीक है, आउटपुट वेलोसिटी का मतलब आउटपुट वेलोसिटी कितना है उसका 1 है। ठीक है, तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, देखो यहाँ से आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप मत जानने की कोशिश कीजिए, आप बेमतलब फंसने वाली बातें हो जाएंगी। आपको सिर्फ निकालना आना चाहिए बेटा कि अगर मैं आपको कोई भी फंक्शन दे देता हूँ a l to the power alpha and b 1 minus sorry and k to the power 1 माइनस अल्फ़ा, तो आप कुछ मत करो यार। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं आएगा, आपको एग्ज़ाम में जो आएगा वो क्या आएगा, शायद ऐसे दे देगा l टू द पावर से 0.75 एंड k टू द पावर 0.25। तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना भी सिखाया है ना मैंने, मार्जिनल प्रोडक्ट लेवल कैसे निकाल, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा निकालते हैं, निकाल देना बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले के थ्रू जा रहे हो ना बेटा, देखो इस फॉर्मूले के थ्रू जाओगे तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर इस फॉर्मूले के थ्रू जाओगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है निकालने का उस चीज़ का। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना। देखो प्रैक्टिस में क्या करोगे, देखो सुनो, क्यू था, क्यू किसके इक्वल है, ए एल अल्फ़ा के 1 माइनस अल्फ़ा, यही है। तो डी क्यू बाई डी एल करोगे, डी क्यू बाई डी एल किया तो आपने क्या किया, ए तो ऐसे कैसे था, मैंने कहा था के को मत छेड़ना, यही कहा था, अल्फ़ा नीचे आ जाएगा इसका, और अल्फ़ा की एल की पावर कितनी चली जाएगी, अल्फ़ा माइनस 1 चली जाएगी, यही मतलब है ना, एक पावर कम हो जाएगी जी। ठीक है, ये मतलब है इस चीज़ का कि अगर आपने क्या, यही तो मतलब है ना इस चीज़ का कि अल्फ़ा में से एक पावर कम हो जाएगी। अब इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो ना बेटा, देखो के 1 माइनस अल्फ़ा, अगर इसको देखो तो इसका नेगेटिव है ना, ये वाला जो है इसका नेगेटिव है, तो ये एल नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आपने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया के एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा, ये समझ आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप डी क्यू बाई डी के निकालते हो, देखो डी क्यू बाई डी के मतलब एम पी के, क्या एम पी के, तो देखो क्या होगा, ए तो ऐसे कैसे रहेगा, एल भी ऐसे कैसे रहेगा, ये जो 1 माइनस अल्फ़ा था नीचे आएगा, और के की पावर कितनी चली जाएगी, 1 माइनस अल्फ़ा में से एक कम कर दोगे, यही तो होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ए एल की पावर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, के की पावर माइनस अल्फ़ा, ये रह गया। अब देखिए इन दोनों को आप लेके चल सकते हो, देखो ये तो आपके पास में आ ही गया बाहर। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, एल की पावर अल्फ़ा, और जो के नेगेटिव था इसको नीचे की तरफ ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया, ए 1 माइनस अल्फ़ा एल के की पावर अल्फ़ा, ऐसे बन सकता है जी आपका ये फंक्शन। ठीक है, तो वो निकालने का हार्ड एंड टफ मेथड कुछ नहीं है, आप सिंपली उस चीज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ बस ये ध्यान रखना। अब देखो मैंने क्या निकाला, देखिए एम आर एस को बस ध्यान रखना कि बेटा एम आर एस क्या होता है, एम आर एस होता है जी ये, एम आर एस क्या बताया था आपने, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन ए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये चीज़ बताई थी। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमारे पास में क्या निकल के आया था, अभी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या निकल के आया था हमारे पास में निकल के आया था मार्जिनल प्रोडक्ट ए 1 माइनस अल्फ़ा, यही निकल के आया था ना, ऊपर क्या निकल के आया था यहाँ पे, के टू दी पावर एल 1 माइनस अल्फ़ा एंड ए अल्फ़ा
सॉरी, यहाँ पे ये था आपके पास में ए अल्फ़ा और नीचे था जी आपका 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। एंड यहाँ पे था फिर आपके पास में एल टू द पावर के टू द पावर अल्फ़ा, यही चीज़ थी। बट देखो यहाँ से इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। और देखो इसमें कोई अंतर नहीं है, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या रह जाएगा अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। नहीं तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो कहीं ना कहीं इसको काटने के बाद ना आपके पास में ये बचेगा बेटा के अपॉन में एल। सॉल्व करने के बाद ना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि ये हमारा क्या होता है जी एम आर एस, ठीक है। ये क्या होता है हमारा बेटा एम आर एस, इतनी बात ध्यान रहेगी, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब देखो कुछ भी दे दिया हो, मान लो मैं कुछ भी दे रहा हूँ यार, तो आपको अल्फ़ा बीटा भी अगर ध्यान रहे तो अल्फ़ा अपॉन में बीटा इंटू में के बाई एल, यही फॉर्मूला होता है बेटा इसका, और कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। यही फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन रिटर्न टू स्केल, देखो रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, रिटर्न टू स्केल का मतलब ये होता है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। देखो रिटर्न टू स्केल का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी, मान लो ये फंक्शन है मेरे पास में बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात को ध्यान रखना, मैं उसके उसमें कॉम्प्लेक्स में जा ही नहीं रहा, मैं कॉम्प्लेक्स में जा ही नहीं रहा। आप यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझो, मैंने आपके सामने एक फंक्शन रखा, ठीक है, से क्वांटिटी, क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, लेबर एंड कैपिटल, ये चीज़ मैंने आपके सामने रखी। मैं आपके सामने 3 केसेस दिखा रहा हूँ, 3 केसेस दिखा रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने लेबर को एंड कैपिटल को ट्वाइस कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई लेबर एंड कैपिटल बाय 2, किसी से भी कर सकते हो, 2 से 3 से 4 से, आप कितना भी कर सकते हो, देखो, ठीक है। या मैं 2 ना कह के मैं इसको सिंपल कहता हूँ, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, किससे किया मैंने 10 से किया, किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है। अब 3 केस सुनना, इफ लेबर, इफ, अब देखो हो क्या सकता है, इफ क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय मोर देन 10 टाइम्स, एक ये चीज़ हो सकती है। आपने जब इसको ट्वाइस 10 टाइम्स किया तो हो सकता है क्वांटिटी उससे ज़्यादा से इंक्रीज हो। इफ क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय लेस देन 10 टाइम्स, एक ये केस हो सकता है। एंड एक हो सकता है इफ क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स, कितने से इंक्रीज हो 10 टाइम्स, बाय 10 टाइम्स ओनली, ठीक है। तो इस वाले केस को हम कहते हैं बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्या कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और इसे हम कहते हैं बेटा क्या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं लेबर मतलब इनपुट्स को अगर मैं किसी यूनिट से इंक्रीज कर रहा हूं और मेरा आउटपुट उससे ज़्यादा की यूनिट से इंक्रीज हो जाए तो रिटर्न टू स्केल क्या होंगे इंक्रीजिंग, अगर आउटपुट उससे कम यूनिट से इंक्रीज हो तो डिक्रीजिंग, और अगर आउटपुट उसके सेम बराबर यूनिट से इंक्रीज हो तो कांस्टेंट। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कैसे पता लगाओगे, देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा हुआ 1 तो इसे हम कहते हैं CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस में बीटा हुआ ग्रेटर देन 1 तो इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर अल्फा प्लस में बीटा हुआ आपका लेस देन 1 इसे हम कहते हैं बेटा क्या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, देखो ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो ऊपर बात की यार, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर को छोड़ो, उस चीज़ को जो मैंने आपको बताया सिर्फ उन बातों को ध्यान रखना, उन बातों को ध्यान रखना। वेट आई थिंक गाइस वेट देयर इज समथिंग, हाँ ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना आप, बस इतनी ही बातें याद रखनी है, ठीक है। और अगर मैं डिस्कस करूं, आई थिंक क्लास लंबी ना हो गई है क्या, कितनी स्लाइड्स बची है आपकी, एक और टॉपिक बचा है बेटा आपका, चलो इसको मैं फिनिश ही करता हूँ आज की क्लास में, एक बार इसको ले ही लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मत समझना, बस इस चीज़ों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ठीक है।
अगर आपसे पूछे कि इकोनॉमिक रीजन क्या होगी प्रोडक्शन की, अगर आपसे पूछे कि इकोनॉमिक रीजन क्या होगी प्रोडक्शन की, कि एक अगर प्रोड्यूसर से बात की जाए कि बेटा आप कहाँ प्रोड्यूस करोगे, तो देखो मैंने आपको क्या कहा, ये आइसोक्वेंट होगा आपके पास में, ये क्या होगा, आइसोक्वेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, आइसोक्वेंट होगा। तो देखिए बात की जाए यहाँ पे इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन की, तो देखो बेटा बेटा मैंने यहाँ पे एक आपका आइसोक्वेंट ऐसे ड्रॉ होते हैं आपके, ठीक है। अब उस आइसोक्वेंट में आप कौन से वाले पार्ट में ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ प्रोडक्शन करना चाहोगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक थ्योरी फोकस ऑन ऑन ओनली दोज कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वे आर टेक्निकली एफिशिएंट, हम सिर्फ किन के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे टेक्निकल एफिशिएंट है, ठीक है। और वहाँ पे टेक्निकल एफिशिएंट होना चाहिए, और वहाँ पे जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर डिमिनिश तो हो लेकिन क्या हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ क्या फैक्टर क्या होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हाउएवर कुछ रीजंस ऐसी होती है बेटा आइसोक्वेंट में विच में बी बेंट इन सच अ मैनर दैट द स्लोप पॉजिटिव। देखो कुछ हद के बाद में जाने के बाद में ना ये कुछ ऐसा हो जाता है बेटा, ऐसा ऐसा अपवर्ड, ठीक है, ये भी कुछ ऐसा हो जाता है जी, अपवर्ड हो जाता है, ठीक है। दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ आइदर फैक्टर बिकम नेगेटिव इन दोज पोर्शन ऑफ आइसोक्वेंट। देखो क्यों, क्या मतलब है, देखो इस चीज़ का मैंने आपको क्या कहा कि MRTS क्या होता है बेटा, MRTS क्या होता है, वेट, तो एक ऐसी रीज़न आपको चाहिए ना। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, MRTS क्या होता है, MRTS को ऐसे लिखते हो ना आप, माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन ए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यही चीज़ तो लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बात की, देखो बेटा में क्या कहा था, MRTS क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन ए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विद अ नेगेटिव साइन। लेकिन एक बात को सोचो कि पूरे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अगर मैं देखो ये डाउनवर्ड वाली बात करूँ, तो यहाँ पे देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो था वो नेगेटिव के साथ में आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब है इनडिफरेंस कर्व डाउन, जो आइसोक्वेंट जो है, देखो अगर इनडिफरेंस कर्व कह दूँ या आइसोक्वेंट कह दूँ, बात एक ही संबंध है यहाँ पे, ठीक है। तो आइसोक्वेंट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होने चाहिए थे, लेकिन बात को ध्यान रखो कि जब ये अपवर्ड होने लगेंगे बेटा, जब ये अपवर्ड होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो या तो वो पॉजिटिव या तो वो नेगेटिव हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि जब अपवर्ड है, जब ये अपवर्ड है तो इसका मतलब है MRTS क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और MRTS पॉजिटिव कब आ सकता है, जब नेगेटिव साइन ऑलरेडी आपके साथ में चल रहा है, ये या तो पॉजिटिव हो या ये सॉरी या तो ये एक नेगेटिव हो या एक ये नेगेटिव हो, इनमें से किसी ना किसी एक का नेगेटिव होना होगा, तभी तो अब क्या बनेगा, MRTS क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे बात यही आती है कि देयर आर सम रीजंस ऑन द आइसोक्वेंट, आइसोक्वेंट में ऐसी कुछ रीजन जरूर होती हैं जो बेंट हो जाती हैं, किस तरीके से, पॉजिटिव स्लोप हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसी ना किसी का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है आइदर लेबर का या किसका, कैपिटल का, वो क्या बन जाता है आपका, नेगेटिव बन जाता है जी, वो क्या बन जाता है आपका, नेगेटिव बन जाता है। समझ गए इतनी बातों, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी एक का तो बेटा नेगेटिव होगा, तभी ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बन रहा है इसलिए ऐसी आइसोक्वेंट क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है जी आपके, क्या है, आइसोक्वेंट अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब छोटी सी बातों को यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें जानने की ज़रूरत इतनी ही है कि बेटा ये जो है ना, इनको हम कहते हैं रिज लाइन, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो जा रहे हैं रिज लाइन। अब रिज लाइन क्या होती है वो सुन लो, देखो रिज लाइन ऐसी लाइंस होती है, रिज लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई गई हैं बेटा। जितने भी इस रिज लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी इस रिज लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे ना, वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट एक फैक्टर का क्या होगा, जीरो होगा, एक फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब बात सुनिएगा, देखो अब बात सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, देखिए ये आपने आइसोक्वेंट ड्रॉ किए, ये Q1 Q2 ये आपके क्या थे, ये आइसोक्वेंट थे जी, यहाँ पे क्या थे, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 क्या है आपके आइसोक्वेंट है। अब एक बात को सुनो, देखिए जब मैंने यहाँ से आपको कहा कि जब आप नीचे की तरफ आओगे बेटा, तब आप लेबर को इंक्रीज़ कर रहे हो, लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगी, कम होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर क्या होगी, जीरो होगी। और एक इसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ आती है। सिमिलरली जब आप कैपिटल को इंक्रीज़ करोगे, मतलब ऊपर की तरफ जब आप जाओगे, जब आप कैपिटल को इंक्रीज़ करोगे, ऊपर की तरफ जाओगे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी तो कभी ना कभी जीरो होगा ना,
और जब ज़ीरो होगा तो उसके बाद कभी ना कभी तो उसको नेगेटिव भी आना पड़ेगा ना, उसको भी तो कभी ना कभी नेगेटिव आना पड़ेगा ना। तो इतनी बात को ध्यान रखो कि जब आप नीचे की तरफ आते हो, जब आप नीचे की तरफ आ रहे थे, जब आप नीचे की तरफ आ रहे थे, मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ लेबर इंक्रीज हो रही थी, मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पर कभी ना कभी तक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एमपीएल क्या होगा, ज़ीरो। तो इसके ऊपर ये हो सकता है, ये वाला पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे एमपीएल क्या हो गया हो, ज़ीरो हो गया हो जी। ये वाला पॉइंट ऐसे होगा जहाँ पे एमपीएल क्या हो गया हो, ज़ीरो हो गया हो। ये भी तो एक ऐसा पॉइंट होगा बेटा नीचे आते आते जहाँ पे एमपीएल क्या हो गया होगा, ज़ीरो हो गया होगा। और ये भी तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एमपीएल क्या हो गया होगा, ज़ीरो हो गया होगा। होगा या नहीं होगा, रियल लाइफ के अंदर होगा ना। तो जब होगा तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए प्लीज़, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको लाइन मिलेगी वो होगी आपकी क्या, रिज लाइन। रिज लाइन क्या होती है, रिज लाइन ऐसे पॉइंट्स के लोकस को ज्वाइन करके बनती है जिनमें एक ना एक फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ऐसे ही कहीं ना कहीं जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, जब ऊपर की तरफ जाओगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी कम होगी, कहीं ना कहीं आके ज़ीरो भी होगी। और ज़ीरो होने के बाद कभी ना कभी नेगेटिव भी आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। तो जब आएगी तो हो सकता है ये वाला वो पॉइंट हो जहाँ पे एम पी के क्या हो गया होगा, एम पी के क्या हो गया होगा, ज़ीरो हो गया होगा। समझ आ गई इतनी बात, समझ आ गई इतनी बात। तो देखो ये भी तो एक ऐसा पॉइंट होगा बेटा, ऊपर जाते समय कहीं ना कहीं इस आईसो पॉइंट पे भी तो ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पे एम पी के क्या हो गया होगा, ज़ीरो हो गया होगा। ये भी तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एम पी के क्या हुआ होगा, ज़ीरो। और ये भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एम पी के क्या हुआ होगा, ज़ीरो। तो जब इन पॉइंट्स के लोकस को आप ज्वाइन कर दिया तो जो आपको ये लाइन मिली ओ ए और ओ बी, ये क्या थी आपकी, ये क्या थी आपकी रिजिड लाइन थी, ये क्या थी आपकी रिजिड लाइन थी। तो ध्यान रखना जो ऊपर वाली रिजिड लाइन होती है, जो अपर वाली रिजिड लाइन होती है, अपर रिजिड लाइन पर एम पी के क्या होता है, ज़ीरो होता है। और लोअर वाली रिजिड लाइन पर क्या होता है, लोअर रिजिड लाइन पर क्या होता है, एम पी एल ज़ीरो होता है। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया ओ ए और ये हो गया आपका ओ बी, क्लियर होनी चाहिए। देखो इतनी बात आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, रिजिड लाइन वाला कंसेप्ट। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि हाँ बताओ ऊपर वाली रिजिड लाइन पे एम पी के क्या होता है, तो ज़ीरो। लोअर रिजिड लाइन पे एम पी के क्या होता है, एम पी एल क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, अब बात ध्यान रखना, जब ऊपर चलते गए तो बेटा ज़ीरो पार करने के बाद में तो नेगेटिव में ही जाओगे ना। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है रिजिड लाइन के जो बाहर का पोर्शन है, अपर रिजिड लाइन के बाहर का जो पोर्शन है, अपर रिजिड लाइन के जो बाहर वाला पोर्शन है, या देखो मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करूं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से इसको ड्रॉ करें। ये था ओ ए और ये था जी आपका ओ बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये तो मैंने आपको बना दिया। अब छोटी सी बातों को और सुन लो, ठीक है। ये था आपका लोअर रिजिड लाइन के नीचे का पोर्शन और ये था आपका अपर रिजिड लाइन के ऊपर का पोर्शन। तो लोअर रिजिड लाइन के नीचे के पोर्शन में आपका एम पी एल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और अपर रिजिड लाइन में एम पी के क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दिस इज ऑल फॉर यू, इतना ही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना जी, बस इतना ही है, ठीक है, बस इतना ही है। ध्यान रखना अब प्रोडक्शन कहाँ होगी। कहते हैं कि सर यहाँ पे आप कहते हो ज़ीरो है, यहाँ पर भी आप कहते हो ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। तो प्रोडक्शन करे तो करे कहाँ। मैंने कहा बेटा ये बीच वाला पोर्शन खाली तो है, ये बीच वाला पोर्शन खाली तो है, यहाँ कर लो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो करनी है, प्रोडक्शन करनी है तब कर लो। यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहाँ प्रोडक्शन करते हैं, हम करते हैं दो रिजिड लाइन के बीच में प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन वाला एरिया कहाँ दिख गया, ये रहा जी आपका प्रोडक्शन वाला एरिया, ये है आपका ऑरेंज प्रोडक्शन वाला एरिया, केसरिया रंग के अंदर चमकता हुआ, ठीक है। ये है आपका प्रोडक्शन वाला एरिया, ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, प्रोडक्शन जोन, ये है आपका प्रोडक्शन जोन। कहाँ करोगे, दो रिजिड लाइन के बीच में करेंगे, ठीक है। और इनके बाहर क्या है, इनके बाहर है इनएफिशिएंसी, ये है आपकी इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंट। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है इतनी चीज़। चलिए रिटर्न टू स्केल की बात मैंने आपको देखो कर दी थी, मैंने पिछले केस में बता चुका है। देखो बेटा रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, अगर आप इनपुट्स को इंक्रीज करते हो किसी एक पर्टिकुलर रेट से और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए उसी रेट से, ठीक है,
तो उसे हम कह देंगे बेटा क्या, उसे हम CRS वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटिव स्केल कहते हैं जी, ठीक है, DRS IRS वो मैं डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी। बस ये ध्यान रख लो कि ना इनको दिखते कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, ठीक है, ये कोई जानने की जरूरत नहीं है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, ग्रेटर पॉसिबिलिटी, ठीक है, आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो वहाँ पे भी इसका जवाब दे दोगे। बट इसको ध्यान रखना, देखो मेरे लिए कंसेप्ट था इंपॉर्टेंट ये बताना, रिजिड लाइनर कंसेप्ट जी, आपके एग्जाम्स के अच्छे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अगर मैं सेट करूँगा, देखो पेपर का भी मेरे को मौका मिले तो मैं ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से दूंगा ज़रूर, ठीक है, ठीक है। IRS CRS DRS मैं ऑलरेडी बता चुका था कि बेटा अगर हम इनपुट्स को इंक्रीज़ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रेट से, अगर आपका आउटपुट उसी रेट से इंक्रीज़ हुआ तो CRS मतलब कॉन्सेंट्रेटिव स्केल, उसके ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ हुआ तो IRS, उसके कम रेट से इंक्रीज़ हुआ तो DRS, बस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, और हाँ ध्यान रखना CRS को बेटा हम होमोजीनियस भी कहते हैं, उसको लीनियर होमोजीनियस कहते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि लीनियर होमोजीनियस होता है क्या, CRS को हम क्या कहते हैं, लीनियर होमोजीनियस कहते हैं। जो चीज़ मेरे को हाईलाइट दिखती गई उसको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। और इसको हम और भी कहते हैं, उसको होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, ठीक है, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, इट्स अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अच्छा होमोजीनियस क्या होता है वो भी सुन लो, देखो यार आप सिंपल से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में क्वांटिटी जो थी बेटा, आपके पास में क्या थी, AL टू द पावर अल्फा एंड B टू दी सॉरी एंड आपके पास में थी K टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप क्या कर लो, इसमें से ना इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखो मैंने लेबर को भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और कैपिटल को भी लैम्डा से मल्टीप्लाई, लैम्डा, ठीक है, A लैम्डा टू दी लैम्डा L पूरे की पावर अल्फा और लैम्डा K पूरे की पावर 1 माइनस अल्फा, ऐसे कर दिया मैंने। क्या अगर इस फंक्शन को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, A लैम्डा टू दी पावर अल्फा L टू दी पावर अल्फा लैम्डा की पावर माइनस अल्फा और K टू द पावर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। बेटा दोनों अगर सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट पावर ऐड हो जाती है। तो जब इनकी पावर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, A लैम्डा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा L टू द पावर अल्फा K टू द पावर 1 माइनस अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया तो इसको लिख सकते हो ना, लैम्डा की पावर 1 बची है और क्या बचा है, AL टू द पावर अल्फा K 1 माइनस अल्फा। देखो बेटा ये तो पूरा फंक्शन वैसे के वैसे ही था ना जैसा हमारे पास में ऑलरेडी था जी, हमारे पास में ऐसे के सेम ही है। तो यहाँ पे कितने के साथ में वापस आया, 1 की पावर के साथ में वापस आया ना, इसे हम कहते हैं बेटा होमोजीनियस, इसे हम कहते हैं होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। एक आपका कॉब-डोगलस फंक्शन, एक लीनियर कॉब-डोगलस फंक्शन, लीनियर कॉब-डोगलस फंक्शन, कॉब-डोगलस फंक्शन is homogeneous of डिग्री 1। ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। जो भी लीनियर कॉब-डोगलस फंक्शन होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री होगी बेटा कितनी, 1। होमोजीनिटी की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, ठीक है। IRS का मतलब हो गया बेटा, देखो जिस रेट से आप आउटपुट को इंक्रीज करोगे, सॉरी जिस रेट से आप इनपुट को इंक्रीज करोगे आपका आउटपुट उसके ज़्यादा रेट से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब एक बात सुनो, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा अगर मेरे को अपने आउटपुट को 100 से इंक्रीज करना है तो मुझे कम 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 लेबर और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बात तो बराबर ही है ना, बात तो बराबर ही है, ठीक है। कम लेबर को लगा के अगर मैं अपने आउटपुट को 100 से ही बढ़ा पाऊँ तो बात तो वही है। देखो आपने क्या कहा, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, अगर मैं इनपुट को एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ाऊँ और आउटपुट मेरा उससे ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो जाए तो वो क्या रहेगा, IRS रहेगा। या मैं दूसरी लैंग्वेज में कह दूँ, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में ये कह दूँ कि अगर मैं आउटपुट को सेम बढ़ा रहा हूँ लेकिन जो मेरे इनपुट्स हैं वो कम 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 रेट से इंक्रीज हो रहे हैं तो भी तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ही है ना, बात तो बराबर ही है ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। फिर दोबारा मेरी बातों को सुनो, मैंने आपको क्या कहा, अगर मैं इनपुट्स को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं इनपुट्स को इंक्रीज कर रहा हूं और जो मेरा, देखो मैंने इनपुट को इतना बढ़ाया और जो मेरा आउटपुट है वो इतना बढ़ गया तो इसे हम क्या कहते हैं, IRS। ये तो कहते हैं ना बेटा IRS। अब मैं कह दूं कि यार मैं क्वांटिटी को ना एक सेम रेट से बढ़ाना चाहता हूँ, 100 से बढ़ाना चाहता हूँ, 100 से बढ़ाना चाहता हूँ, एक सेम रेट से बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे इनपुट्स हैं वो पहले इतने बड़े थे, फिर वो इतने बड़े और फिर वो इतने बड़े, तो बेटा ये भी तो एक IRS का ही एग्जाम्पल है ना, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट तो कम हो रही है आपकी, ठीक है। तो अब ये देखिए, पहले इतना कॉम्बिनेशन चल रहा था, फिर कॉम्बिनेशन ये हो गया, फिर कॉम्बिनेशन और छोटा हो गया, ये देखिए ये गैप छोटा होता गया, ये गैप छोटा होता गया जी।
तो जब ये गैप छोटा होता जाएगा ना इनके, जब आइसो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो कम होता जाए, तो उसे हम कहते हैं बेटा क्या, IRS। उसे हम क्या कहते हैं, IRS। समझ आ गई बात। देखो बात वही है, आप इनपुट्स को इंक्रीज करो, क्वांटिटी उसके ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो जाए तो भी क्या कहते हैं, IRS। या अगर मैं देखो क्वांटिटी को सेम रेट सेम ही बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को इनपुट्स कम 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 रेट से बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो उसे हम भी क्या कहेंगे, IRS। बात तो बराबर ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करो, देखो डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग में गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम रेट बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे को लगेंगे ज़्यादा, अब मेरे को लगेंगे ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा लेबर, ठीक है। मैं अब देखो इंक्रीजिंग का क्या, डिक्रीजिंग का क्या मतलब था, अगर मैं इनपुट्स को इतने से बढ़ा रहा हूँ और जो मेरा आउटपुट है वो इससे कम इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, DRS। DRS कहते थे। मैंने कहा यार एक काम करते हैं ना, क्वांटिटी को सेम रख ले, क्वांटिटी को सेम रेट से बढ़ा ले। मैंने कहा चलो मान ली तेरी बात। कहता है अगर मैं इनपुट्स को पहले इतना बढ़ा रहा था, अब मैं इतना बढ़ा रहा हूँ, अब मैं इतना बढ़ा रहा हूँ, तब जाके मेरे को इतना मिल रहा है, तो भी तो बात क्या आ गई, DRS ही आ गई, ठीक है। तो भी तो बात क्या आ गई, DRS आ गई। और कांस्टेंट में गैप क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। आई थिंक मैंने वो मिसप्लेस हो गई है, वो यहाँ पे नहीं मिल पा रही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो CES प्रोडक्शन फंक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। CES प्रोडक्शन फंक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट्स फॉर द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, तो आप छोड़ दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर भी अगर देखो आपको छोटा, मैं रब कर देता हूँ इस चीज़ को, देखो पढ़ाने की बात होती नहीं है इसके अंदर, आप सिर्फ इसको देखना, CES प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट का नज़र आता है बेटा। एक स्पेशल केस है देखो, एक कॉर्डलस फंक्शन का ही बेटा, ठीक है। इनके बस ये ध्यान रख लेना कि जो वाई है, म्यू है, और जो रो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जी, ठीक है। बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं खुद ही ले देता हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है जी, ठीक है। अब ऑप्टिमम फैक्टर, अब ऑप्टिमम फैक्टर की बात की जाए, अब एक लास्ट चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। देखो यार एक लास्ट चीज़ आपके पास में, जैसे मैंने कहा था वहाँ पे बजट लाइन होती है, यहाँ पे हमारे पास में क्या होती है, आइसो कॉस्ट। तो आइसो कॉस्ट क्या दिखाती है, आइसो कॉस्ट दिखाती है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच अ फर्म कैन बाय विद अ कॉन्स्टेंट आउटले जी, ठीक है। आपके पास में बहुत सारे कॉम्बिनेशन, आपको देखो ये पता है कि दो आपके पास में लेबर है और कैपिटल है, आपको दोनों के प्राइसेस पता है, ठीक है। उन दोनों के प्राइसेस पता है और आपको ये पता है कि आपके पास में कितने पैसे हैं खर्च करने के लिए। आपके पास में कांस्टेंट आउटले का मतलब है आपको पता है कि आपके पास में कितने पैसे हैं किसके लिए, खर्च करने के लिए, ठीक है। तो जब आपके पास में पता है कि आपको इतने पैसे हैं आपके लिए खर्च करने के लिए, तो प्राइस लाइन जो होगी या आउटले लाइन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि अगर कैपिटल पे आप इतना पैसा खर्च करते हो और लेबर पे आप इतना पैसा खर्च करते हो, तो जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, ये दिखाती है आपकी क्या, आइसो कॉस्ट लाइन जी, ठीक है। लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का ही कॉम्बिनेशन है जो इसको दिखाता है जिसमें आप टोटल पैसा खर्च कर रहे हो जी, ठीक है। तो सी जो है, डब्ल्यू का मतलब है वेज रेट, आर का मतलब है इंटरेस्ट या टोटल पेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आर का मतलब है इंटरेस्ट रेट, के का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। डब्ल्यू एल का मतलब हो गया कि आपने लेबर को कितना पैसा दिया, और आर के का मतलब हो गया आपने पेमेंट कितनी करी कैपिटल को जी, ठीक है। सी का मतलब हो गया टोटल कॉस्ट। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी आपकी, ठीक है। और इसकी स्लोप क्या होती है, इसकी स्लोप भी सुनते जाइए। इसकी स्लोप होती है बेटा, जैसे वहाँ पे आपके पास में स्लोप क्या थी, स्लोप अगर मैं स्लोप अगर बेड लाइन की बात करूँ तो क्या थी, पी एक्स अपॉन ए पी वाई थी, पी एक्स अपॉन ए पी वाई थी, मतलब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन ए प्राइस ऑफ वाई थी। तो प्राइस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन ए प्राइस ऑफ कैपिटल, यही चीज़ होगी विद नेगेटिव साइन। प्राइस ऑफ लेबर क्या है, वेजेस, प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस, यही चीज़ है, ठीक है। यही चीज़ है, वही से मतलब देख लो वहाँ पे स्लोप क्या थी, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू अपॉन में आर, ठीक है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेटा वहाँ पे होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे आपका MRTS और आपका प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल क्या होगा, इक्वल होगा। बस इतनी बातों को ध्यान रखना बेटा। टेंजेंसी कंडीशन जैसे इंडिफरेंस कब में हुआ करती थी वैसे यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। MRTS किसके इक्वल होता है, MRTS किसके इक्वल होता है, MRTS होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, W अपॉन में R के इक्वल होना चाहिए। दिस इज योर इक्विलिब्रियम कंडीशन। बस इतना ही बात को ध्यान रखना कि ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। यही आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो कंडीशन समझ लीजिए। अराइविंग एट लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ MRTS। MRTS किसकी स्लोप थी, आइसो क्वांट की थी। प्राइस रेशियो क्या है, आइसो कॉस्ट का स्लोप है। तो दोनों क्या होने चाहिए बेटा, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये लिखी हुई जी कंडीशन आपकी, ये लिखी हुई कंडीशन,
ठीक है। थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दूँ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एम पी एल अपॉन में डब्ल्यू इज इक्वल टू एम पी के अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस यही है आपका पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, यही है आपका पूरा का पूरा पार्ट। प्रोडक्शन फंक्शन में यहाँ तक ख़त्म होता है। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन, ओके, ठीक है। लास्ट, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो जो वीडियोस देखते हैं मेरी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस टू JRF और फ़ोन नंबर है 9811044735, ठीक है। आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।